तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट 30 डेज की कि सिर्फ आरआरबी पीओ और क्लर्क को ध्यान रखना है। तब अब ये नेक्स्ट जो 30 डेज की जो मैं बात करूंगा, याद रखना ये वीडियो उन लोगों ने ना देखें जो साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी चल रहा है, एसबीआई क्लर्क मेंस भी। रीजन क्या है ये बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिक टारगेटेड है सिर्फ आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं ये वीडियो, आप छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। इसमें हम अब बात करेंगे आरआरबी पीओ की टू डू लिस्ट की। अब याद रखना आरआरबी पीओ की 30 डेज जो टू डू लिस्ट है वो इसलिए बात करेंगे क्योंकि इससे ही साथ में क्लर्क आपका मैनेज होगा। याद रखना क्लर्क के लिए अलग से प्रैक्टिस नहीं करना है। हाँ, अगर आप सिर्फ क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओनली क्लर्क की, एज क्राइटेरिया और काफी सारे क्राइटेरिया होते हैं, तो हो सकता है ऐसे भी लोग हो। तो आप जो टू डू लिस्ट में बताऊंगा फॉलो तो वही कर सकते हो, उसमें थोड़े ट्विक्स तो मैं आगे बताऊंगा क्या करना है, बट साथ में आप उसको इजी लेवल पे कर सकते हो। जैसे मैं बोलूंगा ना आरआरबीपीओ लेवल की क्लास करो ऊपर के लिए, तो आप अपने हिसाब से क्लास का लेवल एंड पीडीएफ का लेवल मैच कर सकते हो, ठीक है। सोर्स और स्ट्रेटेजी की बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और ऑलरेडी सोर्स की एक वीडियो दिख रही होगी और स्ट्रेटेजी की भी, तो वो आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम स्टिक रहेंगे टू डू लिस्ट में, और हम बात करेंगे 30 डे की 30 टू डू लिस्ट जो मैंने बनाई थी अपने टाइम पे, ठीक है। उसी से सीख के सेम वही रेप्लीकेट करूंगा, कोई ज्यादा कुछ ऐड या कुछ रिमूव नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उस टू डू लिस्ट से रिजल्ट अच्छे मिल गए थे, ठीक है। बस 100% फॉलो करना है, ये एक चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले टू डू लिस्ट में एक चीज मैं बोल दूं, अपने हिसाब से आपको चेंजेस करना है। कैसे? कुछ लोगों का कुछ स्ट्रेंथ होता है, कुछ वीकनेस होता है, उस हिसाब से टाइम को आप ऊपर नीचे कर सकते हो एंड अपनी डेली बेसिस पे जो वीकनेस है उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब टू डू लिस्ट डे वन की जो है वो हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ये सैंपल, ठीक है। इसके बारे में हम आराम से डिटेल में बात करेंगे एंड उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे मिलेगी टू डू लिस्ट और बाकी सारी चीजें क्या है, ठीक है। तो जैसे डे वन का है ये आपका 21 अक्टूबर से मतलब 21 से ये टू डू लिस्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके पहले तक आप जो भी कर लो, वीडियो पता नहीं कब डल रही होगी, देख लेना, ठीक है। तो क्वांट्स में आपको डेली बेसिस पे 10-15 सिंप्लीफिकेशन या 10-15 साथ में, मतलब ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन साथ में 10-15 रॉन्ग नंबर, 10-15 मिसिंग नंबर और 10-15 क्वाड्रेटिक्स, इस तरह से करना है। अब दो चीज याद रखना, ये पोर्शन क्यों है, क्योंकि क्या होता है आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क में 10 से 15 नंबर का आपका स्पीड मैथ्स आता ही आता है प्री में। तो कहानी तो आपकी बन ही रही है, आपको बस स्पीड अप करना है, बनता हर किसी से स्पीड अप करना है। डेली बेसिस पे जब 10-15 क्वेश्चन आप करोगे तो स्पीड अपने आप बढ़ेगी। इसके साथ में एक चीज और करना है आपको, इसके साथ में एक चीज क्या करना है कि आप जो डेली नोट होती है, मैं आपको बताता हूँ ना, कि फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेजेस वैल्यू हो गई, टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, कुछ ट्रिक्स जो आपको डेली नोट बहुत पहले बताया था, डेली नोट में आपको लिखना है। अगर वो किसी ने बनाया है तो डेली जो रिवाइज करते हैं वो टेबल, वो पेपर, वो पेज, जहां मिसिंग नंबर के पैटर्न, जब मैं मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर की क्लासेस लिया था तो मैं बोला था ये सारे पैटर्न उस नोट में लिखना एंड डेली बेसिस पे रिवाइज करना। तो जो आपके पैटर्न जल्दी क्लिक नहीं होते वो हो जाएंगे, जो जल्दी चीजें प्लस माइनस क्लिक नहीं होती वो हो जाएंगी क्वाड्रेटिक्स में, तो वो चीज आपको रिवाइज करना है। साथ में आपको प्री लेवल की 3 से 4 डीआई करना है और 10 से 15 मिक्स अरिथमेटिक। मैं मान के चलूंगा कि 15 से 20 भी करोगे तो अच्छा है। मिक्स्ड अरिथमेटिक मतलब सोर्सेस की बात मैंने ऑलरेडी वो वीडियो में कर दी जो मैं बताया पहले, वो देख लेना। 10-15 मिक्स अरिथमेटिक मतलब हो सकता है इसमें एक क्वेश्चन स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस का हो, एक टाइम एंड वर्क का हो, एक प्रोबेबिलिटी का हो। दो चीजें, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन स्किप मत करना, इनके बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि लोग ये टॉपिक करते नहीं है तो बनते नहीं है। अब इससे क्या हो गया, इससे आपकी प्री की एक हैबिट बन गई। आपने क्या किया, पेपर में आता जो है, क्या आता है, स्पीड मैथ्स, डीआई, अरिथमेटिक, तीनों चारों चीजें कर ली। अब तीनों चारों चीजें करने से हुआ क्या, आपका डेली माइंड जो है ना उसको पता है कि भाई डेली ये चीज कर रहा हूँ, पेपर में भी आएगा, स्पीड नहीं रुकेगी। देखना आप कभी अगर 10-20 दिन आप क्वाड्रेटिक्स छोड़ दो तो थोड़ा सा माइंड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो आता है, स्लोनेस थोड़ा सा आ जाएगा, पर डेली करोगे बिल्कुल नहीं आएगा। नीचे हम बात करेंगे मॉक की भी, ठीक है, मॉक के बारे में बताऊंगा। तो याद रखना 3-4 डीआई कर रहे हो तो ये नहीं कि सारी टेबल डीआई कर ली, ये है ना, ऐसे मत करना। और अगर ऐसे कर रहे हो तो जैसे किसी दिन टेबल कर लिया तो अगले दिन दूसरी कर रहे हो तो ऐसे करना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से 3-4 डीआई कर रहे हो तो किसी में एक टेबल हो गई, एक बार हो गई, एक लाइन हो गई, एक केसलेट हो गई, इस तरह से करो, ठीक है। मैं तो 4 से 5 करता था, बट मैं थोड़ा आपके लिए एडजस्ट करके 3-4 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। साथ में आपको मेंस क्लास करना है। अभी देखो डे वन डे टू जब आगे बढ़ोगे ना तो समझ आएगा ऑल्टरनेटिवली कैसे चीजें फिक्स होती हैं। बट अभी जैसे मेन क्लास कर रहे हो तो आप किसी दिन अरिथमेटिक कर लिए, किसी दिन आप वन लाइनर जो नंबर अलजेब्रा होते हैं वो कर लिया, किसी दिन डीआई कर लिया, किसी दिन कोई क्लास में मिक्स जो होते हैं 35 क्वेश्चन वाली क्लास जो पेपर वाली वो कर लिया, है ना। अब याद रखना मेंस क्लास कैसे करना है, वो मैंने ऑलरेडी हाउ टू इम्प्रूव अरिथमेटिक करके एक वीडियो थी,
शायद दिख रही होगी, तो वो उस पे मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे क्लासेस का मैक्स टू मैक्स बेनिफिट लेना है, वो देख लेना है, ठीक है। रीजनिंग में बात करूँ, अब यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 जैसे जैसे होता है, सारे टॉपिक्स आते जाते हैं। एक दिन में सारे टॉपिक करना पॉसिबल नहीं होता, हालांकि मैं अपने टाइम पे एक दिन में सारे, जैसे 10 से 12 टॉपिक है ना रीजनिंग में, तो सारे के क्वेश्चंस कर लेता था। बट आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं संभल के चल रहा हूँ कि इतना मतलब मान ले रहा हूँ कि ऐसे बहुत प्रो नहीं हो, मिड में हो। तो 10 इनइक्वालिटी, 10 सिलोजिज्म, 2 चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, 3 कर लो तो बेहतर है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। अब 8 पजल कर लो, और पजल सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मिक्स है ना, ऐसा कुछ नहीं कि पजल अलग कर रहे हो, सिटिंग सेम है, चलेगा, है ना। और वो चीज करना, फिर मेंस क्लास वही मिसलिनियस पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, ये दोनों, और क्रिटिकल रीजनिंग, उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लोग हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, याद रखना, मैं एक बार बोलूँ, मैंने हिंदी नहीं चूज किया था आरआरबी में, तो मैं हिंदी की गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ। हालांकि मैं दे सकता हूँ, बट क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं पेपर में, तो मैं नहीं देना चाहता। तो जो लोग हिंदी कर रहे हैं वो इंग्लिश की जगह हिंदी रख लेना। अब होता क्या है कि आरआरबी पीओ प्री और क्लर्क प्री में क्या होता है, हिंदी वो जो प्री होता है उसमें आपको सिर्फ देखने को मिलता है क्वांट एंड रीजनिंग, तो आप इंग्लिश बिल्कुल छोड़ देते हो। इसका नुकसान मुझे सीधे मेंस में मिला था। आईबीपीएस पीओ मेंस या आईबीपीएस क्लर्क मेंस, काफी सारी चीजें ये दिक्कत आई थी, तो वो दिक्कत ना आए इसलिए मैंने एडिटोरियल रीडिंग वोकैबुलरी को फिक्स किया है। डेली आपको करना ही करना है। साथ में आपको देखो, प्री की क्लास तो है नहीं, आपको मेंस में ही देखने मिलेगा, तो आप मेंस क्लास और रिवीजन करो। आगे जब टू डू लिस्ट आप देखोगे डे 2 डे 3 की, तो उसमें चीजें और एडजस्ट होंगी, किस दिन मेंस का सेक्शनल दे दिया, किस दिन यहाँ पे सेक्शनल, वो सब एडेड है, ठीक है। डेली करंट अफेयर आपको करना है और पुराना साथ में रिवाइज करते चलना है। इसको आप डे के हिसाब से बांट लो। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, है ना। मान के चलो कि आज 1 नवंबर है और पेपर आपका 20 नवंबर को है प्री, एंड मान लो कि जो मेंस है वो आपका 30 दिसंबर को है, ठीक है, मान लेते हैं। तो आप क्या कर लो कि 1 से 20 नवंबर है, तो आप मान के चलो कि 1 से 10 तक आप 10 दिन का रिवीजन, 10 दिन में रिवीजन कर लेना, बाकी फिर प्री पे फोकस हो जाना। फिर 20 नवंबर के बाद मान के चलो आप अगले 30 से 40 दिन आपको फिर से करंट अफेयर में मिलेंगे। हमें पता है 6 से 7 महीने मिनिमम मिनिमम करना होता है। तो अगर देखो 210 दिन भी अगर आसपास मान लेते हैं हम, तो 40 10 50 है, तो एक दिन में आपको 4 से 5 दिन का रिवाइज करना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं मंथली रिवाइज करते हैं, तो मंथली भी कर सकते हैं। इस हिसाब से पेजेस को डिवाइड कर लो, ये न्यूज को डिवाइड कर लो, पहले हार्ड वाली मतलब जो लेंथी न्यूज है वो कर लो, फिर शॉर्ट वाली कर लो। क्विजेस आपको डेली बेसिस पे देने हैं, कोई ना कोई ब्रांड आप फॉलो कर रहे होंगे, क्विजेस देते चलना, क्योंकि क्या होता है, रीडिंग अलग है और क्विज अलग। क्विज में ना एक टाइम के बाद चीजें डेटा मिलना बंद हो जाता है, दिमाग कट हो जाता है, फिर आपको सोचना होता है। पर रीडिंग में क्या, आपको पता है आगे लाइन आ रही है, तो आपका माइंड ये इल्यूजन क्रिएट करता है कि हाँ मेरे को तो बनता है, मेरे को तो बनता है। तो आंख बंद करके रिवाइज करना, वो टेक्निक भी मैंने पहले बताया, इंप्रूव सीए वाली वीडियो है, वो देख लेना, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट आपको देना है। जैसे अभी 30 दिन है ना, तो मान के चलो कि शुरू के 10 दिन और लास्ट के 20 दिन ऐसे डिवाइड करोगे। इस दिन आप वन वन मॉक पर डे दोगे, एंड यहाँ पे आपको ये वाले 10 दिन में आप दो दो दोगे, और लास्ट के 10 दिन में 3 3 मॉक दोगे, क्योंकि यहाँ पे आके आप कुछ चीजें छोड़ दोगे। कैसे, लास्ट के 10 दिन में आप जीएससीए नहीं कर पाओगे क्योंकि एग्जाम का लोड होगा, तो वहाँ टाइम बच जाएगा। इंग्लिश भी आप सिर्फ रीडिंग कर लोगे तो चल जाएगा। इस तरह से थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, ये चीजें आपको थोड़ा सा खुद से सोचना पड़ेगा। ये मैं एडवाइस दे रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से समझना कि मैं जो बोला हूँ ना वो उसका क्या मतलब है। ये जो एडजस्टमेंट है, इस हिसाब से 10 मॉक हो गए, 10 दूनी 20 हो गए और 30 हो गए, इस तरह से 50 से 60 मॉक तो आपको देने ही देने हैं आप, ठीक है। फुल लेंथ मॉक तो दोगे आप, ठीक है। मॉक के बाद क्या करोगे आप, मॉक दोगे, उसके बाद अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, जैसे मान लो मॉक में क्या होता है, अनअटेम्प्टेड होता है, अटेम्प्टेड होता है, अटेम्प्टेड बट रॉन्ग होता है, और अटेम्प्टेड बट राइट होता है, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना यार, थोड़ा पता ही है तुम्हें मेरी हेल्थ क्या चल रही, तो ठीक है। तो अनअटेम्प्टेड को सॉल्व करना है और ये देखना है कि क्या मैं पेपर में इसको अटेम्प्ट कर सकता था, क्या मेरा जजमेंट बिगड़ा, अगर ये क्वेश्चन पकड़ता तो क्या ज्यादा मार्क्स आते। ये सारे क्वेश्चन खुद से करने हैं, ठीक है। दूसरा रिसॉल्व करना है, जो आंसर्ड है सही है। रिसॉल्व इसलिए करना है कि देखना है आपको क्या टाइम रिड्यूस किया जा सकता था, कुछ स्टेप्स में मन में कर सकता था, वो चीजें करोगे तो ही स्पीड बढ़ेगी। हालांकि ये नहीं बताता कोई और आप लोग भी नहीं करते, फिर बोलते हो स्पीड नहीं आ रही, क्वेश्चन आगे बढ़ नहीं रहे, 40 45 में अटक गए, वो रीजन यही है। तीसरा फोर्थ, एनालाइज करना है, और जो रॉन्ग आंसर हुए हैं उनको भी एनालाइज करना है, क्यों रॉन्ग हुए, कहाँ सिली मिस्टेक हुई, ये सब आपको अपनी रफ सीट जो आप सॉल्व करते टाइम करोगे उसको सामने रख के करना है। और लो स्पीड जो हुए उसके क्वेश्चन जो मैं बोला वो आपको देखना है। तो ये रही पहले दिन की टू डू लिस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आगे अब एक एक करके करूंगा, अब मैं बता देता हूँ कि ये आप एक्सेस कैसे करोगे, ठीक है। ये टू डू लिस्ट एक्सेस कैसे होगी, तो सिंपल, मैंने पोल रखा था टेलीग्राम पे प्राइस को लेके।
तो 29 रुपीज़ वाला ही प्राइस फाइनलाइज हुआ है। अब इस पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूंगा, हालांकि ये 29 रुपीज़ सुन के अब बहुत हिट आने वाला है कमेंट में, बट पहले बता दूं कैसे एक्सेस करोगे, फिर बताऊंगा उसके लिए 3-4 चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जैसे मेंबरशिप आपको दिख रहा होगा, या फिर आप जैसे ज्वाइन पे बटन दबाते हैं, फिर आपको मेंबरशिप का ऑप्शन मिलता है, तो 29 रुपीज़ पर मंथ का रहता है वो। आप वो पे करोगे तो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे, कम्युनिटी पोस्ट करके आपका एक ऑप्शन होगा, तो उस पे आपको मेंबर्स ओनली पोस्ट दिखेंगे, वहां मैं डेली बेसिस पे ये टू डू लिस्ट नेक्स्ट 30 डेज के लिए डालते रहूंगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि जो लोग 59 की मेंबरशिप ऑलरेडी काफ़ी लोग लिए हुए हैं, तो उनको जो वीडियोस वगैरह मिलती है वो मिल रही, साथ में उन लोगों को ये भी मिल जाएगा, आप लोग अलग से मत खरीद लेना। और जो लोग 29 है उन्हें थोड़ी और वीडियोस का भी मैं एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, और अब बात करूंगा वो जो अब हिट आने वाला बहुत, ठीक है, मुझे पता है। तो पहली बात मैं बता दूं, ये 29 रुपीज़ डायरेक्ट नहीं आता, इंक्लूसिव जीएसटी और यूट्यूब का कट होता है। पूरा कट कुटाने के बाद 15.46 रुपये के आसपास ये पर पर्सन मुझे मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग को मैं वैसे भी मैसेज किया था टेलीग्राम में, तो पता ही है काफ़ी लोगों को कि भाई इससे कई गुना ज़्यादा तो मैं एनजीओ एनिमल वेलफेयर और अपनी टीम में ही दे देता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं कि भाई मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ। और अब तक जो यूट्यूब मैंने किया है, मतलब गाइडेंस या फिर काफ़ी आपको पता है हेल्पफुल है यार, वो मैं बखान नहीं करूँगा खुद का, तो वो आउट ऑफ माई पैशन, मैं पैशन से ही कर रहा हूँ, क्योंकि जितना मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, मतलब जितना अर्न किया उससे कम से कम 4-5 गुना तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, बट मेरे को उसका कोई है नहीं, क्योंकि ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। है ना, मैं ये नहीं बोलने वाला आके कि भाई मैं आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ, या मेरे पैर में जब फ्रैक्चर हुआ तो मैं इसलिए स्टिल वीडियो डाल रहा हूँ आप लोग का ध्यान में, ये सब फालतू बातें मैं नहीं करने वाला, क्योंकि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई लव डूइंग दैट, सिंपल इतना ही है बस। और एक बात और, तीसरी बात कि 29 रुपये आपको कितना पड़ेगा पता है, 1 रुपीज़ पर डे पर टू डू लिस्ट के लिए। और क्या क्या मिलेगा इस 29 रुपये में, वो मैं जरूर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे पूरा मेंशन कर दूंगा, एंड वो चीज़ पढ़ने के बाद ही आप बाय करना, अदरवाइज मत करना। और दूसरी चीज़ कि इससे होता क्या है ना, कि साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट आता है कि आपने कुछ पे किया है, कुछ इनपुट दिया है, तो आप फिर उस टू डू लिस्ट को पैशन और डेडिकेशन के साथ आप फॉलो करते हो। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत खरीदना। आप लोग क्या करना, सिंपल जो इस चैनल पे जो वीडियोस है ना, उसमें मैंने आरआरबीपीओ की स्पेसिफिक जो वीडियोस है उसमें मैंने बताया कि किस तरह से आप टू डू लिस्ट प्लान कर सकते हो, किस तरह से आपको इंप्रूव करना है डे बाय डे, वो आप आराम से देख लेना और उसमें आप अपने हिसाब से टू डू लिस्ट बना लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट में बस इतना कहूंगा कि मुझे अच्छा लगा काफ़ी लोग के रिप्लाई टेलीग्राम पे देखकर, इस 29 रुपीज़ को लेकर जो पॉजिटिव बातें थी, हालांकि नेगेटिव बातें थी, बट मैं अलाउ करता हूँ, आपको ये चीज़ बोलने का हक है तो मैं सुनता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दूसरी बात कि जब कोई एक एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट मेरे पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा मतलब अप्रिसिएटिंग और रिस्पेक्ट आती है, क्योंकि एक स्टूडेंट जब मैं भी था, एस्पिरेंट जब आप होते हो, तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती है, उस बीच आप अपने से हट के कुछ सोच पाओगे ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो उसके लिए हेड्स ऑफ टू यू गाइस। और एक बात यहाँ पे और ऐड करूंगा, जब आप एज अ बैंक में पीओ एज अ क्लर्क होते हैं या मैनेजर भी होते हैं, तो आपको ना, मतलब मैं जो फेस किया, मैं आपको एक स्टोरी यहाँ पे बताता हूँ, जो लोग को स्किप करना है वीडियो स्किप कर सकते हैं। क्या होता है ना, कई बार कस्टमर अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है और हमें अपने साइड से अपनी प्रॉब्लम पता होता है, जैसे आप बोलते हो ना सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, तो आपको जब एज अ कस्टमर रहते तो आपको लगता है क्या हर टाइम इनका, पर आपके साइड से जब आपको पता होता है ना सर्वर डाउन की वजह से आपको रात तक बैठना पड़ेगा, आपको जो काम आप समझते हो, फिर भी आप स्टिल ये गुस्सा आप कस्टमर पे नहीं निकाल सकते कि भाई हाँ हमें तो करना ही है काम, इतना है ये नहीं, आप नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ अपने पर्सपेक्टिव से हट के सामने वाले का सोच पाना, ये फर्स्ट स्टेप हो गया बैंकर का। ठीक है, तो आप लोग कॉन्ग्रेचुलेसन, स्टार्टिंग तो आपकी हो गई है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। लेने के लिए मैं फोर्स अगेन नहीं कर रहा हूँ, जो लोग ले सकते हैं लेना, नहीं ले सकते तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।